हाय गाइज, आज के विद्युत से परिचय पार्ट 2 में टेक्निकल हेल्पर मेन एग्जाम में पहले वीडियो में आपने स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत के बारे में जाना। तो थोड़ा सा रिकैप करके चलते हैं हम कि स्थिर विद्युत घर्षण से उत्पन्न की गई थी। घर्षण द्वारा स्थिर विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, चालन के द्वारा स्थैतिक विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा, मैंने आपको बताया था प्रेरण के द्वारा हम स्थिर विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं और स्थिर विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होती है। आवेश के कारण यानी चार्ज, और चार्ज का मात्रक मैंने आईएसआई आपको कूलम्ब बताया था। आवेश के गुणधर्म बताए मैंने आपको कि आवेश के 3 गुणधर्म होते हैं। एक, आवेश योज्य राशि है। दूसरा, मैंने बताया आवेश एक संचरित राशि है। तीसरा, मैंने आपको बताया आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। ये 3 गुणधर्म मैंने आपको आवेश के बताए। साथ में मैंने आपको ये बताया कि गतिज विद्युत हम सामान्य भाषा में परिभाषा में ये कहते हैं कि वह विद्युत जिसे चालकों के द्वारा या तारों के द्वारा एक स्थल से दूसरे स्थल तक ले जाया जा सके, वो गतिज विद्युत कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा करंट आवेश प्रवाह की दर को, मैंने कहा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे कूलाम यानी कि आवेश बटे समय यानी आवेश बटे समय यानी Q बटे T, और Q का मात्रक कूलाम और T का मात्रक सेकंड यानी कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम्ब प्रति सेकंड को एसआई इकाई के रूप में हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? 1 सेकंड में एक चालक तार में से 1 कूलाम आवेश गुजारने पर विद्युत की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। फिर मैंने आपको बात बताई थी कि विद्युत जो गतिज है उसे 3 तरीकों से हम कौन सी विधियां हैं जिनसे हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो गतिज विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है, सबसे पहले किया गया था रासायनिक क्रिया द्वारा, जो कि किसने थी? वोल्टा ने। और जिस कांच के आयताकार पात्र में रासायनिक क्रिया संपन्न कराई थी उसे वोल्टाइक पात्र कहा गया।
दूसरा, प्रेरण की विधि द्वारा, प्रेरण की विधि द्वारा। इससे जो विद्युत उत्पन्न की थी उसे उत्पन्न करने वाले थे फैराडे। और फैराडे ने अपने दो नियम प्रतिपादित किए गतिज विद्युत उत्पन्न करने के व्यावसायिक स्तर पर, जिन्हें आप फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। ये दो नियम थे कि जब चालक यानी कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र संपर्क में आते हैं तो सदैव एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और इस उत्पन्न ईएमएफ का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहां से प्रश्न निकल कर के आता है कि गतिज विद्युत उत्पन्न करने की आवश्यक शर्त क्या है। गतिज विद्युत उत्पन्न करने की आवश्यक शर्त, तो सबसे पहली हो गई कि आपको एक चालक चाहिए, दूसरा आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, और तीसरा उन दोनों के बीच आपेक्षिक गति, चाहे चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घूर्णन कराया जाए या चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित कराया जाए, तो दोनों के बीच आपेक्षिक गति, ये हमारी क्या हुई, गतिज विद्युत उत्पन्न करने की आवश्यक शर्त। अब देखिए, फैराडे के नियम को समझने के से पहले मैं तीसरी चीज पर आ रहा हूं कि रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न की जा सकती है गतिज विद्युत, दूसरी प्रेरण के द्वारा, और तीसरी जो है आप जो है तापीय द्वारा, तापीय विधि द्वारा गतिज विद्युत उत्पन्न करा सकते हैं। हम दो भिन्न तारों को मरोड़कर और एक जंक्शन बनाते हैं और उसे गर्म करते हैं, तो तारों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी कि जब तारों को मरोड़ा गया और जो संगम बनाया गया उसे थर्मोकपल कहते हैं। और थर्मोकपल का प्रयोग भट्टियों का तापमान नापने में किया जाता है। अब आगे की बात हम करें तो चौथी जो विधि है आपकी वो है प्रकाश के द्वारा। सूर्य के प्रकाश को जब सौर सेल पर गिराया जाता है तो विद्युत का चालन होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के, गतिज विद्युत उत्पन्न करने की विधियां कितनी हैं? 4। रासायनिक क्रिया द्वारा जो सेलों में कराई जाती है,
जिसका प्रयोग हम जो है इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मोटरों को चलाने में प्रयोग करते हैं, सेल बैटरियों का। दूसरा, प्रेरणिक विधि द्वारा उत्पन्न कराई जाती है, जिसका प्रयोग हम विद्युत उत्पादन केंद्रों पर इसी विधि द्वारा विद्युत का प्रजनन यानी कि उत्पादन किया जा रहा है। तीसरा जो है तापीय विधि द्वारा। तापीय विधि द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसका प्रयोग भट्टियों का तापमान नापने वाले यंत्रों में किया जाता है। चौथा, प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश से जो विद्युत प्राप्त होती है उसका प्रयोग आजकल बड़े पैमाने पर मोटर्स, आपके घरों के उपकरणों को चलाने में किया जा रहा है। ये विद्युत का गैर परंपरागत स्रोत है। तो अब देखिए, मैं आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करने जा रहा हूं जो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं गतिज विद्युत के समय मैंने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताए। तो उसमें देख लें हम कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर ही जो विद्युत उत्पादन केंद्र है वहां पर प्रत्यावर्तकों द्वारा विद्युत का उत्पन्न कराया जाता है। और प्रत्यावर्तक, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखे और टर्मिनल पर डीसी यानी दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है, तो डीसी उत्पादन केंद्रों पर जो युक्ति लगी होती है वो जनित्र कहलाती है, जनरेटर कहलाती है। जनरेटर तो इसे भी कह सकते हैं क्योंकि ये एसी का प्रजनन कर रहा है, ये डीसी का कर रहा है। और ये किस सिद्धांतों पर कार्य कर रहे हैं? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों। अब देखिए कि विद्युत उत्पादन केंद्रों पर से विद्युत का किस प्रकार वितरण किया जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि मनुष्य को विद्युत से खतरा क्या है, और वो है इलेक्ट्रिक शॉक का, विद्युत झटके का। और विद्युत झटके की गंभीरता दो कारकों पर निर्भर करती है। तो विद्युत आघात, झटका या आघात की गंभीरता कितने कारकों पर निर्भर करती है? दो कारकों पर। एक वोल्टता का स्तर, एक क्या है? वोल्टता का स्तर। किस स्तर की वोल्टता से मनुष्य संपर्क में आया उसे उसी स्तर का हानिकारक झटका लगेगा। और संपर्क समय की अवधि, और वो कितने समय तक उस वोल्टता से जुड़ा रहा, उसको उसी प्रकार की हानि या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक में बात करते हुए मैंने एक ISI लेवल से आपको बताया था कि
0 से 5 मिली एम्पियर तक की धारा यदि हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, और 10 से 20 मिली एम्पियर तक की धारा आपके शरीर में प्रवाहित की जाती है तो दर्दनाक झटका लगता है, और 50 मिली एम्पियर की धारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो हार्ट अटैक आता है, यानी कि तुरंत मृत्यु का कारण बनता है। और 100 मिली एम्पियर की धारा के संपर्क में यदि व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसकी 100% तुरंत मृत्यु होती है। और 240 मिली एम्पियर पर मनुष्य की त्वचा सूखी लकड़ी की भांति जलना प्रारंभ कर देती। अब देखिए, ये चीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक शॉक की कि मनुष्य का क्षेत्रफल के आधार पर, मनुष्य का क्षेत्रफल के आधार, प्रतिरोधक मान ISI द्वारा सन 1956 में विद्युत संरक्षण अधिनियम 1956 में कितना निर्धारित किया गया है। तो यदि कोई मनुष्य शुष्क त्वचा से है तो उसका ओमिक प्रतिरोध 1 लाख से 6 लाख ओम के बीच होता है। 1 लाख से कम नहीं होगा और 6 लाख से ज्यादा नहीं होगा। यदि 1 बाल्टी पानी आप जो है कैसी भी शुष्क त्वचा वाले मनुष्य पर डाल दो तो भीगी त्वचा की स्थिति में उसका प्रतिरोधक मान मात्र 1000 ओम रह जाता है, यानी कि 1 किलो ओम रह जाता है। अब देखिए, सबसे संवेदनशील क्षेत्र होता है मनुष्य का कान से कान तक। तो कान से कान तक का प्रतिरोध ISI द्वारा कितना निर्धारित किया गया है? लगभग 100 ओम। कम हो सकता है, 100 ओम से ज्यादा नहीं। एक आता है हमारी हाथ की उंगली से लेकर के और पैर की उंगली तक। हाथ की अंगुली से लेकर पैर की अंगुली तक ये जो प्रतिरोध है वो 400 ओम से और 600 ओम तक होता है। तो आज की वीडियो का समापन मैं यही कर रहा हूं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बेटर से बेटर प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी विद्युत से परिचय पूरा नहीं हुआ है।